नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर आपके सामने बायोलॉजी की क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैंने जो पहले पुरानी वीडियोस में बायोलॉजी की क्लास को जो डिस्कस किया था, उसको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं घर पे ऑनलाइन, और हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप नोट्स बनाएं, तो उन पीडीएफ को आप डाउनलोड करके नोट्स बनाएं। और ये जो हम वीडियो अवेलेबल कर रहे हैं, उस वीडियोस को आप हेडफोन लगाकर सुने। और अगर ऑडियो विजिबिलिटी या किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज आ रही हो, तो हमारा स्टूडियो है वो तैयार हो रहा है बहुत ही जल्द, और हम आपके सामने एक बेहतर काम और बेहतर पढ़ाई मटेरियल, स्टडी मटेरियल को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो ये अपने चैप्टर 2 का आज पार्ट 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना टॉपिक है मेल गेमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद। देखो, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम पीछे रिवाइज करते हैं कि हमने स्टार्ट किया था स्टेमिन यानी कि एंड्रोसियम के एक यूनिट को लेकर। स्टेमिन के बारे में उसकी जो भी भित्ति निर्माण की प्रक्रिया है, उसके अंदर बनने वाली सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। कैसे पोलन ग्रैंड का स्फुटन होता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। कैसे पोलन ग्रैंड्स में टेट्राड की कौन कौन सी स्थितियां होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। उन सब के समावेश के साथ हम आज टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर आप सभी ने वो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इससे पहले मेरी ये गुजारिश है कि आप वो वीडियो देखें, ताकि आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज। देखो, मेल गेमेटोफाइट यानी कि इसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। देखो, ये सिंपल सा टॉपिक है, इतना इसको माइंड में ये इसका हवा बैठाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, नॉर्मल से ये कहना चाह रहा है कि जो भी जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट। इसका ही मतलब है। अगर एक शब्द में आपको मैं समझाना चाहूँ कि मेल गेमेटोफाइट क्या होते हैं, तो ये आप समझ लेना कि जो भी परागकण होते हैं, यानी कि अंकुरित जो परागकण होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि परागकणों से जो है रिप्रोडक्शन, यानी कि जो जनन की क्रिया, यानी कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी पार्ट होता है। तो परागकण इसमें विशेष भूमिका निभाते हैं। तो हम मेल की बात कर रहे हैं, तो अपने को मेल गेमेटोफाइट बनाना है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका देखो, हमने पहले बात की थी कि जब कोई भी पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण जब टेट्राड स्टेज में होता है, यानी कि चतुस्क अवस्था में होता है, तो आपने बात की थी कि अगर 4 कोई भी पोलन ग्रेन्स हैं, अगर टेट्राड स्टेज में है, तो वो किसी न किसी पदार्थ द्वारा आपस में चिपके हुए रहते हैं। हमने बात की थी कि वो केलोज से चिपके हुए रहते हैं। फिर हमने बात की थी कि केलेज एंजाइम से वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट होने पर क्या होता है कि वो अलग हो जाएंगे। तो मान वो एक हैप्लॉइड तो ऑलरेडी थे, अलग हो गए, तो हम एक परागकण की बात करें। अगर एक हैप्लॉइड मतलब अगुणित परागकण, जो परागकण होता है, यानी कि अगुणित अवस्था में जो भी टेट्राड होता है, वो अलग होने पर हम उसे परागकण ही कहते हैं। और वो क्या होता है, वो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट होती है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी होती है, तो याद रखना वो क्या होती है, पोलन ग्रैंड। इसके बारे में मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपसे डिस्कस किया था। तो अगुणित जो परागकण होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनकी जो एक कोशिका होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन यानी कि केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रकों का विभाजन होगा। जाहिर सी बात है कि एक केंद्र का अगर विभाजन होगा तो उसके 2 टुकड़े होंगे। तो उसमें क्या होता है कि मान लो ये कोशिका है, तो उसका एक केंद्र कहते हैं, इस केंद्र का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन होने पर क्या होता है कि जब 2 नए केंद्रक बनेंगे, तो दोनों नए केंद्र के बीच में जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज के अगर 2 टुकड़े करेंगे, तो अगर 2 सेपरेट चीज बनेगी, तो उनके बीच में कोई ना कोई भित्ति या दीवार अवश्य बनेगी। तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ लेयर, परत या दीवार बनती है। तो जब भी न्यूक्लियस डिवीजन होता है, तो 2 कोशिकाएं बनेगी। न्यूक्लियस अगर डिवीजन हो गया, तो 2 पार्ट बन गए, 2 अलग कोशिकाएं बन गई। अगर इस पोलन ग्रेन्स में 2 को न्यूक्लियस बन गए और उनके बीच में अगर दीवार बन गई, तो अपने सामने 2 नई कोशिकाएं बन जाएगी। और उन्हीं 2 नई कोशिकाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी ये पोलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस डिवीजन होता है, तो उसके न्यूक्लियस डिवीजन होने पर 2 नई कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका बनती है बड़ी साइज में, ये देख सकते हो आप, बड़ी साइज में बनती है। एक कोशिका जो बड़ी साइज में बनती है, वो होती है बिग वेजिटेटिव सेल, यानी कि बड़ी कायिक कोशिका बनती है, कायिक कोशिका। और जो छोटी साइज की होती है, जिसे हम बोलते हैं लेंटिकुलर, यानी कि मसूर के दाने के आकार की, या हम बात करते हैं कि द्विउत्तल आकार की जो कोशिका होती है, वो होती है छोटी, स्मॉल जर्मिनेटिव सेल, यानी कि जननिक कोशिका। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं कब बनती है, जब पोलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और 2 न्यूक्लियस के बीच में जब एक भित्ति या परत का निर्माण होता है, तो 2 कोशिकाएं हमें नजर आती है।
पहली जो बड़े आकार की कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव कोशिका या वेजिटेटिव सेल, और एक छोटे आकार की मसूरे के दाने के आकार की जो कोशिका अपने को नजर आती है वो होती है जननी कोशिका। अब बात कर लूं थोड़ी सी डिस्कस की, जो काई कोशिका होती है उसका वो क्या काम करेगी, या जो इसका बड़ा आकार है वो क्या करेगी। तो एक बात हमेशा अपने माइंड में रखना कि काई कोशिका होती है वो आगे जाकर पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका का निर्माण करेगी। आपने ये नाम अवश्य सुना होगा कि जब रिप्रोडक्शन के साइन मेल गेमिट्स को जब स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं और वो ओवरी की तरफ यानी कार्पल्स की तरफ जाते हैं तो एक नलिका रूपी स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर मेल गेमिट्स हैं, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं, तो वही नलिका का निर्माण ये करती है। दूसरी बात करेंगे कि जर्मिनेटिव सेल, नाम से पता चल रहा है कि जननी कोशिका है, तो फिक्स है कि इसके अंदर जब माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होगा तो दो नर युग्मकों का निर्माण करेगी। तो दोनों का कार्य अपने को पता चल गया कि एक वेजिटेटिव सेल होती है वो तो पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, और जो छोटी जर्मिनेटिव कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं मसूराकार या मसूर के दाने के समान संरचना होती है, वो क्या करती है, दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो हैप्लॉइड पोलन ग्रैंड्स से यहां तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। याद रखना, यानी कि युग्मक जनन किसे बोलेंगे कि हैप्लॉइड एक पोलन ग्रैंड था, उसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, दो कोशिकाएं बनती, दोनों का अपना अपना काम हो गया, इस पूरे प्रोसेस को हम गेमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक कोषविद कहते हैं। इसके बाद मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा, वो अपने है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड। ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसका डिटेल या डीप जानने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर बता रहा है कि संरचना बता रहा है कि कैसा होता है पोलन ग्रैंड, यानी परागकण अपने को देखने को मिले तो कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड मतलब कि परागकण। अब देखो परागकण की संरचना, तो यहां तक हमने बात कर ली थी कि एक कोशिका बनती है कौन सी, काई कोशिका या वेजिटेटिव सेल, एक कोशिका बनती है जनन कोशिका या जर्मिनेटिव सेल, दो कोशिका बनी, दोनों एक ही पोलन ग्रैंड्स के अंदर। तो हम बात करते हैं एक परागकण की संरचना। तो परागकण की संरचना के सबसे बाहर की तरफ जिससे हम बात की थी एक्साइन, बाह्य चोल, एक्साइन का निर्माण हो रहा था, बाह्य चोल जो किससे मिलकर बने, किस पदार्थ से मिलकर बने होता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से मिलकर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से परागकण की बाह्य आवरण बात कर ले या बाह्य कवर बात कर ले, जिसे एक्साइन बोलते हैं, वो निर्मित होता है। ये स्पोरोपोलेनिन होता क्या है, ये आसानी से कोई भी जैविक या फिजिकली हम इसको डैमेज नहीं कर सकते, यानी कि आसानी से नहीं टूटता है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ हम कह सकते हैं। तो ये स्पोरोपोलेनिन से निर्मित होती है, ये थिक होती है यानी कि ज्यादा मोटी होती है, ऑर्नामेंटल होती है यानी कि अलंकृत होती है। अलंकृत मतलब कि आप देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर तक या कांटेदार संरचना में या किसी अलग प्रकार की स्ट्रक्चर, बीच वाली जो झिल्ली है वो एकदम शेप इसका एकदम बराबर है, इसका देखो अलग अलग स्ट्रक्चर नजर आ रही है। तो मतलब ये अलंकृत होती है। कैसी होती है कि नेट लाइक हो सकती है, ग्रूड हो सकती है, स्पाइनल्स हो सकती है, कांटेदार या जालीदार या अलग अलग संरचना में हो सकती है, रफ हो सकती है। तो ये क्या होती है, अलंकृत होती है। तो बात हम डिस्कस कर रहे हैं पोलन ग्रैंड यानी परागकण के बारे में। तो हमने इसकी जो बाह्य चोल यानी कि एक्साइन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसी होती है, किस चीज से मिलकर बनी होती है। फिर हम बात करें जैसे एक्साइन के जस्ट अंदर की तरफ इसकी जो दीवार या परत की बात करें, या इसका जिसे हम बोलते हैं चोल, अपनी जो साइंस या बॉटनी की भाषा में हिंदी में अंतर चोल मतलब कि आंतरिक तरफ जो कवर होता है उसको, तो उसे बोलते हैं एंटाइन। एंटाइन मतलब कि इंटाइन सॉरी, उसे बोलते हैं अंतःचोल। देखो ये काली काली जो लाइन दिख रही है, एक समान स्ट्रक्चर इसकी है। तो वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो अंतःचोल होती है वो पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और हमने एक्साइन की बात की थी, वो होती है स्पोरोपोलेनिन से। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। और जो एंटाइन होती है वो थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, आप इसको देख सकते हैं। हम पोलन ग्रैंड परागकण की दोनों बाह्य संरचना के बाद बात कर ली थी। हमने बात की थी कि इसके अंदर दो कोशिकाएं बनती है, एक तो होती है कायिक कोशिका और एक होती है जननी कोशिका या जनन कोशिका। तो इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं बात करूं तो देखो आपके नीचे की तरफ ये जो जर्म कोर दिख रहा होगा, ये परागकण के ऊपर जो बाहर की तरफ एक्साइन यानी कि बाह्य चोल की जो संरचना होती है उसके बीच बीच में थोड़े से गैप नजर आते हैं, होल नजर आते हैं, पोर नजर आते हैं, उन्हें बोलते हैं जर्म पोर। ये 1 से 3 हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना रहा आपको बताने के लिए ऐसे बनाए हैं 1, 2 और 3। ये जर्म पोर 1 से 3 हो सकते हैं। इनसे क्या होता है, इन्हीं से क्या होता है, परागकणों का अंकुरन होता है यही से। क्योंकि ऐसे जर्म पोर में क्या होता है कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका, दो कोशिका इसके अंदर निर्मित हुई। कायिक कोशिका का क्या काम है, हमने पढ़ा था कि ये क्या बनाएगी, पोलन ट्यूब बनाएगी। तो पोलन ट्यूब बनाने के लिए इसको अपने आकार को यहाँ पर बढ़ती करेगी। जनन कोशिका 2 मेल गैमेट का निर्माण करेगी, 2 मेल गैमेट। कायिक कोशिका आगे की तरफ जैसे जैसे पराग नलिका का निर्माण करेगी, वैसे वैसे जनन कोशिका अपने
दोनों नर युग्मकों को उसके अंदर से लुढ़काती हुई या गति कराती हुई कहां तक लेकर जाएगी, अंडक तक लेकर जाएगी। तो ये हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की स्ट्रक्चर। और हमारा टॉपिक चल रहा है मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मक की। उसमें हमने ये बात की थी वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल के बारे में। हमने बात कर ली स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में। इसके आगे हम लेते हैं पोलन किट के बारे में। अपना अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोत्पित का परिवर्तन। परिवर्तन मतलब कि उसके अंदर क्या क्या बदलाव आता है। नॉर्मल से बात करें ना, किसी की चीज के अंदर परिवर्तन होना मतलब कि वो चीज सेम ही है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसे विभाजन आते हैं, क्या वो नया प्रोडक्ट के रूप में बनाती है, इतना याद रखना। ठीक है, तो अब देखो कि पार्पों के अंदर यहाँ हम बात करें मेल गैमेटोफाइट का परिवर्तन होता है, वो हमेशा से ही 2 स्टेज में होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि एक स्टेज तो होती है कि बिफोर पोलिनेशन, यानी कि बिफोर मतलब पहले, पोलिनेशन मतलब परागण, यानी कि परागण से पहले, परागण से पहले एक क्रिया होती है या डेवलपमेंट। एक होता है आफ्टर पोलिनेशन, यानी कि बाद में, परागण के बाद में। तो पहले हम बात करते हैं बिफोर पोलिनेशन की, यानी कि परागण से पहले। देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हमने जो डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि पोलन ग्रेन्स होता है, उसमें 2 न्यूक्लियस बनते हैं, दोनों न्यूक्लियस 2 वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल बनाती है। वेजिटेटिव सेल होती है जो पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, और जर्मिनेटिव सेल होती है वो 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करती है। फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स बाय जर्मिनेटिव सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब बाय वेजिटेटिव सेल। तो बिफोर पोलिनेशन में क्या होता है कि परागकण के अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं। हमने इसके डायग्राम से भी बताया था कि एक परागकण है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं सबसे पहले, क्योंकि न्यूक्लियस का क्या होता है, विभाजन होता है, 2 न्यूक्लियस बनते हैं। दोनों न्यूक्लियस कौन कौन से, कि एक तो होता है वेजिटेटिव कायिक प्रकार का, दूसरा होता है जर्मिनेटिव जननिक प्रकार का। 2 न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ए वॉल अराउंड जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, यानी कि ये जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बनेगा, इसके चारों तरफ एक दीवार या वॉल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, निर्माण होने से अपने को क्या नजर आएगी, अपने को ये नजर आएगी कि एक ही परागकण के अंदर 2 कोशिका बनी है। एक तो ये जिसके चारों तरफ दीवार बनी है, यानी कि जर्मिनेटिव न्यूक्लियस वाली अलग कोशिका, और एक जो पीछे बचा वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली अलग कोशिका। तो एक परागकण में 2 कोशिका बनेगी, तो 2 सेल्यूलर पोलन ग्रेन्स, यानी कि 2 कोशिकीय परागकण बन जाएंगे। 2 कोशिकीय परागकण बन जाएंगे। ये सारा प्रोसेस होता है बिफोर पोलिनेशन। इसके बाद तो आपको पता ही है कि जब परागण की क्रिया होगी, पोलिनेशन होता क्या है। पोलिनेशन मतलब कि पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर जाना, यानी कि परागकणों का स्टिग्मा मतलब कि वर्तिका के ऊपर जाना। ठीक है, इतनी से प्रोसेस है, वो चाहे कीटों के द्वारा जाए, चाहे हवा के द्वारा जाए, या चाहे किसी भी माध्यम से जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। फिर क्या होता है कि जो 2 वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस वाली 2 कोशिका बनती है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर इसके दोनों के दोनों अलग डिफरेंस बताऊंगा। देखो वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली होती है, बड़ी साइज की होती है, ज्यादा सघन कोशिका द्रव्य वाली होती है, इसके अंदर ग्लूकोज अब्सेंट्स होते हैं, लेकिन आरएनए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एज कंपेयर एज जर्मिनेटिव सेल्स, क्योंकि इसके अंदर कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है। इसके अंदर डीएनए दोनों में लगभग समान प्रकार का पाया जाता है। इसका काम पोलन ट्यूब का निर्माण करना है, और इसका काम क्या करना है, मेल गैमेट का निर्माण करना। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट इसके बाद में मैं आपको इसके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, या मैं खुद आपको यहाँ पे समझाऊंगा। फिर देखो आफ्टर पोलिनेशन क्या होता है। देखो आफ्टर पोलिनेशन की क्रिया देखो, ये तो कहां पर होती है, याद रखना कि बिफोर पोलिनेशन की जो क्रिया होती है वो कहां से होती है, कि पोलन सेक के चेंबर्स होते हैं, उसके अंदर पराग कोश के पराग पुटों के अंदर क्या होती है, बिफोर पोलिनेशन की क्रिया होती है। वैसे मैं बात करूं आफ्टर पोलिनेशन, यानी कि परागण की क्रिया के बाद की अवस्था, तो ये कहां पर होती है, ये होती है स्टिग्मा के ऊपर, वर्टिका के। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आपको पता चल गया। आफ्टर पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम अपनी भाषा में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, मेल युग्मक का परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी परागण की क्रिया द्वारा स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, तो परागकणों के अंदर क्या क्या चेंजेस या परिवर्तन होते हैं। तो पहले ही हमने बात कर ली थी कि 2 प्रकार की कोशिकाएं ऑलरेडी है, 2 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। इसका बाह्य चोल, अंतःचोल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर क्या होता है कि जर्म सेल के चारों तरफ एक दीवार का निर्माण होता है, और वो दीवार से जर्म सेल है जो इसकी जो अंतःचोल है उससे थोड़ी सी सटकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी कि ये अपने आप में अपना सेपरेट मतलब कि अलग दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये बात आप ध्यान में रखना कि जो भी कायिक कोशिका और जननिक कोशिका होती है, जो प्राथमिक स्तर में जब 2 न्यूक्लियस बनते हैं, तो जननिक कोशिका अंतःचोल से चिपकी हुई नजर आती है सतह से। धीरे धीरे वो जननिक कोशिका इस सतह को छोड़कर ऊपर की तरफ या अलग होती नजर आती है।
फिर क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब बाय वेजिटेटिव सेल। हमने पहले ही बात की थी कि वेजिटेटिव कोशिका क्या करेगी, पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, जैसे ही ये पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी तो इसका जो ये न्यूक्लियस है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि इसका काम है पोलन ट्यूब का निर्माण करना। तो ये आगे चलेगा और ये अपना आकार में वृद्धि करेगी। अब वृद्धि कहाँ करेगी, मैंने पीछे बताया था कि अपने यहाँ पर जो भी कोशिका या पोलन ग्रैंड पाई जाती है उसके अंदर 3 होते हैं जर्म पोर, जनन छिद्र। उनमें से तीनों में से कहीं एक से वो क्या करती है, अपना आकार बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है, याद रखना यहाँ से, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव कोशिका अपना आकार बढ़ाती है और अपना आकार आगे की तरफ बढ़ाकर एक नलिका रूपा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं पराग नलिका। देखो ये रहा जननी कोशिका, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स बाय माइटोसिस इन जर्म सेल। जननी कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण हो रहा है। ये रहे दोनों नर युग्मक। और काई कोशिका का न्यूक्लियस आगे चल रहा है और धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि हो रही है और एक क्या बन रही है, पराग नलिका का निर्माण हो रहा है। उसके अंदर देखो आगे की तरफ चल रहा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पीछे दोनों तरफ मेल गैमेट्स। 2 कौन किससे बने, जर्म सेल से बने। यही मेल गैमेट्स आगे करके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेंगे और फर्टिलाइजेशन से आगे की तरफ नए बीजों का निर्माण की प्रक्रिया वगैरह होगी। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो नर युग्मक थे उसका परिवर्तन या विकास हमने कैसे किया, किस किस प्रकार के इसके अंदर परिवर्तन देखने को मिले, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ठीक है, मैं आपको वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती है, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल। उनके बारे में थोड़ा सा हम डिफरेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका। नाम से पता चलता है कायिक कोशिका। इसका काम मैंने आपको 2-3 बार और बता दिया, इसमें और बताऊंगा इसका मुख्य कार्य क्या होता है। पहले बात करते हैं इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में। पहला है लार्ज साइज, यानी कि ये दिखने में बड़ी कोशिका होगी। यानी कि अगर बात करें एक पोलन ग्रेन्स की तो उसके अंदर ये पूरा भाग होगा, वो क्या होगा, वेजिटेटिव सेल्स होगा, दिखने में बड़ी कोशिका होगी। न्यूक्लियस इनिशियली राउंड शेप्ड एंड लेटर ऑन बिकम अनडिफाइंड शेप्ड। न्यूक्लियस इनिशियली यानी कि प्रारंभिक अवस्था में गोलाकार होता है, लेकिन बाद में अनडिफाइंड यानी कि अनियमित आकार का हो जाता है, यानी कि आकार बदलता रहता है। सेल ऑर्गेनल शेप एंड साइज इंक्रीज, यानी कि जो कोशिका के अंग होते हैं उनका आकार और मतलब उसकी साइज, आकार एंड जो साइज और शेप होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता रहता है। हमेशा याद रखना है इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स का आकार बढ़ेगा वो इसकी आकार बढ़ने की वजह से है जो इसकी कोशिका के साइज और इसका केंद्र का आकार हमेशा से बढ़ेगा। याद रखना इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत सघन होता है। सघन मतलब कि उसके अंदर जो भी कण या उसके जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो बहुत ही पास और आपस में नजदीक अवस्था में रहते हैं। ये बात करते हैं वैक्यूल्स डिसअपियर्स हो जाते हैं। इंपोर्टेंट बात है, इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर्स हो जाते हैं। अमाउंट ऑफ आरएनए इज मोर देन जनरेटिव सेल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसके अंदर जो आरएनए पाया जाता है उसकी मात्रा जनरेटिव सेल्स के मुकाबले ज्यादा होती है और उसका मुख्य कारण यही है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा मात्रा में होता है। डीएनए प्रेजेंट पाया जाता है लगभग समान मात्रा में, डीएनए दोनों में लगभग समान मात्रा में पाया जाता है। पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव सेल प्रोबेबली एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन के टाइम ये क्या करती है, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। तो ये तो डिटेल में था वेजिटेटिव सेल के बारे में। फिर है जर्मिनेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। अब बात से पता चलता है कि जनन कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये क्या निर्माण करेगी कि मेल गैमेट का निर्माण करेगी। तो देखो जनन कोशिका छोटी होगी और इसकी दीवार के पास सटी हुई चिपकी हुई अवस्था में पाई जाएगी। स्मॉल साइज होगी, लेंस शेप दिखेगी, लेंस शेप दिख रही है। आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम वॉल ऑफ पोलन ग्रैंड्स इट्स बिकम राउंड शेप, यानी कि जब भी ये पोलन ग्रैंड की दीवार से सेपरेट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, राउंड शेप में हो जाएगी, गोलाकार। फिर इसका शेप चेंज यानी कि बदलता रहता है। इन डिफरेंट शेप एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाओं के आधार पर इसका जो आकार हमेशा से बदलता रहता है। इलोंगेटेड लाइक वॉर्म शेप, यानी कि इलोंगेटेड होकर एक कर्मी रूपी आकार बना रहता है। यही कर्मी रूपी आकार इसमें क्या मदद करता है कि जब भी ये मूवमेंट करेगा पोलन ट्यूब के अंदर तो ये इसका कर्मी रूपी आकार इसमें क्या करेगा, मदद करता है। फिर है कंटेंट ऑल सेल ऑर्गन्स बट साइटोप्लाज्म फाउंड वेरी लेस क्वांटिटी। सभी सेल ऑर्गन्स यानी कि कोशिका के अंग पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म की कमी क्या कह रहती है कि इसके अंदर आरएनए की मात्रा की कमी होती है। डीएनए प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है, यानी कि दोनों की बात लगभग समान होता है, लेकिन वेजिटेटिव सेल के मुकाबले थोड़ा सा इसमें मात्रा ज्यादा होती है।
आरएनए पाया जाता है और कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम है तो आरएनए कम होगा, लेकिन डीएनए आरएनए से ज्यादा होता है। फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमेट्स, इसका फंक्शन हो गया कि ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमेट्स, दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ में आप नोट्स डाउनलोड कर लेना और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें और हंसते खेलते देखते रहें। थैंक यू।